और अब खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सख्त भू कानून और भू कानून कमेटी ने सीएम धामी को इसके लिए रिपोर्ट भी सौंपी है और हिमाचल प्रदेश के भू कानून की जो छवि है वो यहां पे दिखाई देगी। राज्य गठन के बाद से ही सख्त भू कानून की मांग हो रही है और उत्तराखंड में भू कानून को लेकर कमेटी बनाई गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास व प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए फैसला लेंगे और इस दौरान प्रारूप को तैयार करते समय इस बात का ख्याल रखा गया है कि कानून का प्रदेश में आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर कोई असर ना हो। साथ ही अवैध जमीन खरीद फरोख्त को कैसे रोका जाए इसका भी ख्याल रखा गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि समिति की तरफ से जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है उसमें हिमाचल के भू कानून की कुछ झलक इसमें दिख सकती है। तो उत्तराखंड में भी सख्त भू कानून लाने की पूरी तैयारी है। भू कानून कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए रिपोर्ट सौंपी है और हिमाचल प्रदेश के भू कानून की जो छवि है वो यहां उत्तराखंड में भी दिखाई दे सकती है। और राज्य गठन के बाद से ही लगातार सख्त कानून की मांग उठाई जा रही थी और अब उस दिशा में कदम उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में नए कानून को हिमाचल की तर्ज पे बनाए जाने की मांग उठती रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप हमारे विशेष संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, सख्त भू कानून की जो मांग है वो लगातार उठती रही है और अब इसकी तरफ इस दिशा में कदम उठते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से पूर्व ही ऐलान किया था कि उत्तराखंड में जो भू कानूनों में संशोधन की, परिवर्तन की या हिमाचल के तर्ज पर भू कानून बनाए जाने की मांग चल रही है, इस पर सरकार गंभीर है और एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी के अध्यक्ष सुभाष कुमार थे जो कमिश्नर गढ़वाल समेत कई बड़े पदों पर रहे हैं। उन्होंने आज 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास में, जब मुख्यमंत्री अल्मोड़ा जाने वाले थे उससे पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अभी तक रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है कि रिपोर्ट में संस्तुति क्या है, पर सूत्र कुछ बड़ी बातें बताते हैं। जैसे बड़े भूभाग को किसी प्रायोजन के लिए लेना, जैसे शिक्षा के लिए या सामान्य कामकाज के लिए, फिर उसका कॉमर्शियल यूज करना। इसका सबसे ज़्यादा जो बेजा इस्तेमाल हुआ है वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार और देहरादून जैसे जिलों में हुआ है। इसमें संशोधन होना चाहिए। एक आम व्यक्ति जो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल में जमीन लेना चाहता है वो 200 वर्ग मीटर तक की जमीन ले सकता है, वो किसी भी राज्य का रहने वाला हो सकता है। तीसरा, बड़े निर्माण के लिए, बड़े हाउसेस के लिए, चाहे जैसे भी हम देख रहे हैं कि फिल्म सिटी बनाए जाने की तैयारी है या बड़े होटल निर्माण की तैयारी है जिससे सरकार को बड़ा जीएसटी आता है, बड़ा रेवेन्यू आता है। और होटल इसलिए भी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में क्योंकि पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश ही नहीं विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहा है। लिहाजा इस नए भू कानून की जो सिफारिशें हैं वो सरकार को मिल गई हैं। सरकार अब इसका अध्ययन कराएगी अपने एक्सपर्ट से और कैबिनेट के जरिए नए नियमों का जो नई व्यवस्था कमेटी ने दी है उसको लागू करने की कोशिश करेगी। तो इसमें क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में सख्त कानून बना उसी की छवि, झलक जो है उत्तराखंड में भी दिखाई दे सकती है और इसका ये भी ध्यान रखना होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उस पर इसका कोई असर ना हो। जी बिल्कुल, आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। हिमाचल की तर्ज पर इसमें सख्त प्रावधान किए गए हैं और दूसरा, इन्वेस्टर्स के लिए जो बड़ी फैक्ट्री आती हैं, बड़ी इंडस्ट्री आती हैं, कल मुख्यमंत्री बड़े उद्योगपतियों का, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का सम्मान भी कर रहे हैं जिन्होंने उद्योग लगाए हैं, बड़े कल कारखाने लगाए हैं। तो सरकार ये भी चाहती है रेवेन्यू बाधित ना हो और दूसरा बेजा इस्तेमाल ना हो। यदि किसी को कोई जमीन अलॉट हुई जिस प्रयोजन के लिए जिसने खरीदी वो उसका वही इस्तेमाल करे, ये भी व्यवस्था की जा रही है। तो इसके लागू होने के बाद किस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस सख्त भू कानून की जो मांग है वो लंबे समय से की जा रही है, कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन अब लगता है कि इस दिशा में कारगर कदम उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में ही ऐलान किया था, उस पर वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सिडकुल के माध्यम से या राज्य सरकार से जो अलॉटमेंट हुए जिनके बेजा इस्तेमाल की बातें समय समय पर सरकार को मिली, अब पहला एक तो वो खत्म होने जा रहे हैं और दूसरा इस बात पे भी फोकस कर रही है सरकार कि जो नई समिति की रिपोर्ट आ रही है उसमें किसी भी प्रकार से राज्य में जो राजस्व है वो प्रभावित ना हो, बड़े निर्माण भी प्रभावित ना होने पाए। ठीक।
सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो अब सख्त भू कानून की दिशा में कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश के जो भू कानून है उसकी छवि दिखाई दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। यूके एसएससी की एक और परीक्षा में धांधली की पुष्टि हुई है और उत्तराखंड में वन दारोगा भर्ती परीक्षा में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 में गड़बड़झाला हुआ है और एसटीएफ ने 2 आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि 3 केंद्रों के नाम भी मुकदमे में शामिल हैं और 16 से 25 अगस्त 2021 के बीच परीक्षा हुई थी। अभ्यर्थियों से नकल के लिए 15 से 25 लाख तक वसूले गए, सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं। तो एजेंसी, परीक्षा केंद्रों और निरीक्षकों के गठजोड़ से यह नकल हुई। तो कई परीक्षाएं इन दिनों सवालों के घेरे में हैं और वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 के मामले में एसटीएफ ने कार्रवाई की है। वन दारोगा ऑनलाइन 2021 परीक्षा मामले में धांधली की पुष्टि हुई है और इसके होने के बाद केस दर्ज किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में कुछ और छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें सम्मिलित कुछ नकल माफियाओं को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ चल रही है। तो एक और परीक्षा सवालों के घेरे में है। यूके एसएससी की एक और परीक्षा में धांधली की पुष्टि हुई है और वन दारोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021 में गड़बड़झाला हुआ है, जिसमें 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 केंद्रों के नाम भी मुकदमे में शामिल हैं। तो साइबर थाने देहरादून में यह एफआईआर दर्ज हुई है और सीएम के आदेश के बाद डीजीपी ने एसटीएफ को इस मामले की जांच सौंप दी है और 16 से 25 अगस्त 2021 के बीच यह परीक्षा हुई थी और 316 पदों के लिए 18 शिफ्ट में ऑनलाइन परीक्षा की गई थी। 80,000 अभ्यर्थियों ने वन दारोगा की भर्ती परीक्षा दी थी और दिसंबर 2019 में जारी हुआ था वन दारोगा भर्ती का विज्ञापन। इसके बाद 15 जुलाई 2022 को वन दारोगा भर्ती का फाइनल रिजल्ट आया था और कंप्यूटर हैक करके ऑनलाइन परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने नकल की, ऐसा भी सामने आ रहा है। 4 अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा केंद्र पे एक ही आईपी मिले थे और अभ्यर्थियों से नकल के लिए 15 से 25 लाख तक वसूले गए। सूत्रों के हवाले से ऐसी भी जानकारी दी गई। एजेंसी, परीक्षा केंद्र और निरीक्षकों के गठजोड़ से यहां पे नकल हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप, एक और परीक्षा सवालों के घेरे में यहां भी गड़बड़झाला हुआ है। जी देखिए, उत्तराखंड बनने के बाद, कोविड के कार्यकाल के बाद जब ये व्यवस्था लगी कि अब शायद ऑनलाइन परीक्षा करानी पड़ेगी, तब यूकेएसएससी ने इसके लिए एक निजी कंपनी हायर की और परीक्षा का आयोजन कराया गया। पर परीक्षा में लीकेज पहले से ही चर्चाओं में था। यूकेएसएससी ने भी इस बात की एक शिकायत की थी और इस शिकायत के आधार पर आगे जांच बढ़ती, लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जब इस शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहुंची, तब उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। यूकेएसएससी पेपर लीक कांड में ही हम इसे इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि यूकेएसएससी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसी ने इस परीक्षा को आयोजन करवाया था एक निजी एजेंसी के माध्यम से। एसटीएफ ने जब अपनी शुरुआती जांच की तो उसको आईपी एड्रेस और टेक्निकल चीजें समझने में बहुत देर नहीं लगी और जो शुरुआती 5 से 6 आरोपी हैं, ये सभी हरिद्वार के रहने वाले हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है और हरिद्वार से इसका नेटवर्क कुमाऊं तक गया है। कुमाऊं के 1-2 संस्थानों का भी नाम आ रहा है जिन्होंने ठेके पर नकल करा के लोगों को पास कराया। शुरुआती चरण में जांच करते हुए एसटीएफ ने 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और अभी जांच जारी है। लेकिन सुदीप, जिस तरीके से एक के बाद एक परीक्षाओं में धांधली सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पे जो सिस्टम है उसमें दीमक लग चुका है भ्रष्टाचार का और वो अंदर ही अंदर सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है आपकी और शायद यही वजह है कि यूकेएसएससी से रिलेटेड जिस परीक्षा की भी शिकायत सरकार को मिल रही है, सरकार सीधे जांच की आदेश दे रही है। यूकेएसएससी के सचिव हटाए जा चुके हैं, यूकेएसएससी में एग्जाम कंट्रोलर आ चुके हैं। दिसंबर से वहां कोई एग्जाम कंट्रोलर नहीं था और यूकेएसएससी की लापरवाही देखिए कि 3 सालों से, यानी 2019 से लेकर अब तक उनका किसी कंपनी से करार नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं था। बावजूद उसके वो आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो जानकीपुरम लखनऊ की कंपनी है, उसी को परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र छपवाने और आगे जारी कराने के लिए काम देते रहे। इससे यूकेएसएससी के भी खुद अधिकारी कर्मचारी सवालों में हैं।
ऐसे में सुदीप, जिस तरीके से अब यहाँ पे ये एक एक करके धांधलियां सामने आ रही हैं, ये जरूरी हो जाता है कि इन नकल माफियाओं पे, इन गड़बड़ करने वालों पे ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने, ताकि दोबारा भविष्य में कोई इस तरीके से नकल माफिया सक्रिय ना हो। जी बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जो यूकेएसएससी पेपर लीक में 2 दर्जन लोग जो मुख्य आरोपी पाए गए, जिनका बड़ा नेटवर्क पाया गया, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब इनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को सरकार कुर्क करना, जब्त करना शुरू करेगी, जिसका एक दूर तक मैसेज जाएगा। यूकेएसएससी की ओर आज तक किसी की निगाह ही नहीं गई कि आखिर यहाँ कितना घपला हो रहा है। बेरोजगारों से जब मुख्यमंत्री मिले, उनका ज्ञापन को पढ़ा, गंभीरता को समझा, तो तत्काल मुकदमा हुआ। अब यह बात सही है कि अभी जो 2 लोग फरार हैं, योगेश्वर राव और सादिक मूसा, ये भी लखनऊ और अकबरपुर के रहने वाले हैं। इनकी तलाश में एसटीएफ दबिश दे रही है। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। सादिक मूसा इतना शातिर है कि वो फोन का इस्तेमाल नहीं करता, नेट कॉलिंग करता है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सादिक मूसा विदेश भाग गया है और इसलिए उसको पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब उसके पर इनाम आया है, इसके बाद एनबीडब्ल्यू होगा और फिर कुर्की की कार्रवाई होगी। ये देखिए कानूनी प्रक्रिया है जिसका पालन होगा और इसका मैसेज दूर तक जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सुदीप जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे एक और परीक्षा जो है वो सवालों के घेरे में है। और बात करें अगर वन दारोगा भर्ती में, चूंकि एसटीएफ की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है और इस मामले में वन विभाग के प्रमुख वन संरक्षक विनोद कुमार सिंघल ने भी इस परीक्षा में हुई घोटाले की पुष्टि की बात को कबूल किया है। उनका कहना है कि ये सभी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई और अब जिस प्रकार से शासन आदेश जारी करेगा उस प्रकार की कार्रवाई विभाग करेगा। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी आज पता चला है, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पूरी जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है उसकी गई है और एसटीएफ उसकी जांच के लिए आदेश हुए। तो जो एसटीएफ की जांच में पाया जाएगा तो फिर वन विभाग उसके जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेगा। समाचार पत्रों के और अगली खबर देहरादून से है, जहां अजय सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी हैं अजय सिंह और पेपर लीक केस में अब तक 34 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सैयद सादिक मूसा और योगेश्वर राव ही फरार चल रहे हैं। मास्टरमाइंड मूसा को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। एसटीएफ की सभी टीमें जम के मेहनत कर रही हैं, उन्होंने ये भी कहा। और युवा विश्वास करें, कहीं से कोई भी नहीं बचेगा जिन्होंने गलत किया है। और मुख्यमंत्री धामी खुद केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वन दारोगा की भर्ती में हुई गड़बड़ी, यह भी बात सामने आ रही है। और वन दारोगा भर्ती में हरिद्वार से बड़ा खेल हुआ है, यानी जो हरिद्वार है वहां से बड़ा खेल हुआ है। और वन दारोगा भर्ती गड़बड़ी में एसटीएफ ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जो राज्य का अभी तक का सबसे बड़ा मामला बन रहा है, अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सातिर मूसा के विदेश भागने की चर्चाएं हैं। तो योगेश्वर राव भी फरार है, मूसा का एक साथी अरेस्ट हुआ है। हमारे साथ एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह जी हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। एसटीएफ ने अभी तक बहुत शानदार काम किया है, शायद यही वो वजह है कि सरकार तत्काल सीबीआई जांच के लिए अभी सहमत नहीं है। सर, यूकेएसएससी में अभी तक का क्या अपडेट है और बड़े मगरमच्छ कौन है, वो कब पकड़े जाएंगे? देखिए दोनों चीज़ें अलग क्वेश्चन है। देखिए अपडेट में तो ये है कि 34 लोग की, जैसा आपने बताया, गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो शातिर लोग थे जो लगातार गैंग बना के ऑपरेट कर रहे थे, उसमें 21 लोग को चिन्हित करते हुए उसमें गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो कानून के दायरे में जितने लोग भी आ रहे हैं, उन छात्रों को छोड़कर, चूंकि अभी छात्रों की इन्वेस्टिगेशन अलग चलेगी, जितने लोग भी गैंग बनाकर इसमें ऑपरेट कर रहे थे, चाहे वह पेपर लीक कराने में हो, चाहे उसको बांटने में हो, चाहे उसके द्वारा अवैध धन अर्जित कर रहे हो, सभी को हम एक लाइन में चिन्हित कर रहे हैं। हाँ, अभी 2-3 लोग इसमें से वांटेड भी हमारे हो रहे हैं और भी लोग के नाम आ रहे हैं जो इससे जुड़ सकते हैं भविष्य में। तो क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज से थोड़ी आगे बढ़ी है, तो आने वाले समय में हो सकता है इसमें और भी जो गहराई तक हम जाकर और अन्य लोग जो जुड़े होंगे उनको भी बाहर तक हम विवेचना में लाएंगे। बताया जा रहा है मूसा और योगेश्वर राव पर आप लोग एक हफ्ते से नजर बनाए हुए थे, पर वो फरार हो गए। ऐसा लगता है जब मुकदमा हुआ उनको शक हो गया था और वो फरार हो गए। और मूसा के बारे में कहते हो मोबाइल यूज ही नहीं करता या टेलीफोन यूज ही नहीं करता, इंटरनेट कॉलिंग पर विश्वास करता है। आखिर कितना बड़ा माफिया है ये मूसा, जो 2015 से ही यूकेएसएससी में अपनी पहुंच बना चुका है? देखिए नेचुरल सी बात है, अगर कोई गिरोह को ऑपरेट कर रहा है, खासकर इस तरह के जो पेपर लीक कराता हो और पूरे लोगों को तक पहुंचाता हो और आज तक जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं टेक्निकली वो साउंड होगा। लेकिन मैं अश्योर करना चाहूँगा कि जितना भी टेक्निकली फास्ट हो या कोई भी हो, क्योंकि हमारी टीम भी जो मेहनत और सभी चीज़ में दक्ष है, तो मुझे लगता है जल्दी हम उसको यहाँ से खोज पाएंगे। अगर वो इंडिया में है तो उसको खोज पाएंगे। मूसा की गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण है?
अब महत्वपूर्ण तो इसमें सभी गिरफ्तारियां, लेकिन चूंकि सारी कड़ियां जाकर जो अलग अलग है, चाहे वो हमारे जो यूपी से धामपुर से ऑपरेट हुआ हो, चाहे वो हल्द्वानी से पेपर लीक के बच्चों को मिला हो, तो अलग अलग जितने भी हमारे पास ग्रुप्स आए हैं वो सभी ग्रुप जाकर कहीं ना कहीं उस तक टिकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, गिरफ्तारी हमारे लिए अहम होगी और हो सकता है कि उससे पूछताछ में हमें और भी आगे कड़ियां मिल जाए और कोई परीक्षाओं से संबंधित हो, अन्य कोई और भी इससे जुड़ा हो जो लगातार उसके बैकिंग में हो। तो अब ये कहना बहुत अर्ली है कि इसके पीछे कहाँ तक इसकी तय है। क्या माना जाए मूसा इतना शातिर है जिसने उत्तराखंड में 2015 से यूकेएसएससी को घेर लिया, अपने प्रभाव में ले लिया? क्या इस बात की संभावना है कि उत्तर प्रदेश की भी किसी परीक्षा में उसने कोई घपला किया हो या प्रयास किया हो? देखिए, अभी जो 15 से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ परीक्षाओं का जो है उसमें डायरेक्टली उसका रोल आया है। और उत्तर प्रदेश में उसका क्या रोल है ये भी मैं बता रहा हूँ कि इसमें हमारी टीमें लगी हैं साक्ष्यों को संकलित करने में। लेकिन जब सभी कड़ियाँ जाकर एक जगह रुक जाती है तो नेचुरल सी बात है, उसकी गिरफ्तारी हमारे लिए अहम है। अब कितने और बचे हैं यूकेएसएससी में जिनकी एसटीएफ को तलाश है, जो छात्रों के अलावा? देखिए, 45-46 दिन में मैं कहूँगा कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन के मिडिल में ही कहूँगा कि हैं और अभी काफ़ी सारा काम इसमें बाकी रह गया है। तो कितने लोग इसमें आएंगे ये संभावना तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन इसमें काफ़ी लोग अभी दायरे में आएंगे। वन दरोगा की जो राज्य की पहली ऑनलाइन परीक्षा हुई उसमें भी एक एफआईआर हो गई है। आप लोगों ने 5-6 लोगों के नाम नामजद एफआईआर कराई है और ये सभी लोग हरिद्वार के हैं, ये एक सबसे खास बात है। इसमें क्या आप लोगों ने अभी तक पाया? और कुछ लोग बताया जा रहा है कि हिरासत में हैं और जिनसे पूछताछ भी आप लोगों ने की थी। देखिए, ऑनलाइन जो वन दरोगा परीक्षा है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जब इसमें शिकायत की मिली थी अन्य माध्यमों से, तो इसमें तत्काल इसमें जांच के आदेश हुए थे और जांच के हमें जब प्राइमरी रूप से हमें लगा कि इसमें गड़बड़ी है तो इस पर अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद इसमें मुकदमा कल रात दर्ज कर लिया गया था। चूंकि इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर परीक्षा हुई थी और वो हरिद्वार में स्थित है, कुछ कुमाऊं में भी स्थित है। साथ ही साथ इसमें छात्र जो चिन्हित हुए हैं जिन्होंने प्रथम दृष्टया लगता है कि जो नकल के द्वारा अनुचित साधनों से पास है वो भी हरिद्वार बेल्ट के ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये गैंग हरिद्वार वाले बेल्ट से ऑपरेट होकर आगे तक वेस्टर्न यूपी और दिल्ली तक जो हमें लगता है। और इसमें अभी हमने कल केस लिखा था और इसमें हमने छात्रों के बयान और जो हमारे एविडेंस आए इसमें हमने 2 लोग की इसमें गिरफ्तारी कर ली है। कौन है ये जो 2 गिरफ्तार हुए हैं? अभी तो ये लोकल हैं, वहीं हरिद्वार देहात के निवासी हैं, लेकिन ये एक प्राइमरी चेन है, स्टार्टिंग चेन है। और इसमें जब हम आगे तक पहुंचेंगे कि इसमें कहां से कैसे लोग जुड़े हुए थे, तो मुझे लगता है कि इसमें कोचिंग जहां ये इंस्टीट्यूट के संचालक हों, चाहे ऑनलाइन कंपनी कराने वाले को कर्मचारी हों, कक्ष निरीक्षक हों, क्योंकि बिना इनके मिली भगत के ऑनलाइन परीक्षा में सेंध नहीं ले सकती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है कि दायरे में आएंगे जो इसमें गलत होगा। कई पाली में परीक्षा हुई, कह रहे हैं एक ही लिंक पे कई लोगों ने पेपर दे दिया, आंसर भी मिल गए। जो नकलची थे उन्होंने बहुत कम समय में पेपर कर लिया, जो मेहनती थे वो इंतजार करते रहे। क्या ये बातें भी अभी तक पुष्ट हो पाई हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ऑनलाइन परीक्षा में जो आईपी दी जाती है वो पर स्टूडेंट को अलग अलग दी जाती है। और एक टेक्निकल अगर एनालिसिस करेंगे ऑनलाइन परीक्षा की, ये खूबी है कि वो पता चल जाता है कि किस छात्र ने कितनी देर में कितने क्वेश्चन पढ़े, कितने को सही किया, कितने को उसने टिक किया है। तो वो जब लिखता है कि कहीं ना कहीं संदिग्ध है मामला, चूंकि ऐसे इस मामले में दिखा कि जो छात्र 2.5 घंटे तक कुछ नहीं कर पाया, लास्ट के आधे घंटे में सारा पेपर करना इम्पॉसिबल है। तो इस तरह की जो संदिग्धता दिखी थी उसकी जाँच करी और जाँच करने के बाद साक्ष्य है, और साक्ष्यों के बाद जब अब ये चीज़ों को शिकायतें जब पहुंची थी तो मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से आदेश हो गया कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। चूंकि ऑनलाइन परीक्षा में भी घोटाला पकड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, कोई ऐसा गैंग ना हो जो अलग से इसमें कोई ऑपरेट कर रहा हो। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। युवाओं से क्या अपील करेंगे जो सोशल मीडिया में अभी तक सहमत नहीं है, सीबीआई जांच की मांग करते हैं? उनको लगता है कि छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े लोग अभी बाहर हैं दायरे से जांच के, उनको बयान के लिए एसटीएफ नहीं बुला सकती, एसटीएफ के अधिकार नहीं है, एसटीएफ के कार्य क्षेत्र से बाहर है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी मुकदमे में जो अधिकार किसी भी विवेचक को प्राप्त हो, इंस्पेक्टर से लेकर चाहे ऊपर तक, वो सभी अधिकार सीआरपीसी के तहत मिलते हैं। तो इसमें कहना कि किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में किसको अधिकार कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, सीआरपीसी में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको सारे अधिकार हैं, जो सभी को उसी के द्वारा अधिकार मिलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रही बात निष्पक्षता की, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ और इसकी मॉनिटरिंग सिर्फ मेरे लेवल से ही नहीं हो रही, मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय से श्रीमान डीजीपी साहब की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। तो इसमें कहीं निष्पक्षता और कहीं कोई दबाव की बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये दबाव नहीं था, फ्री हैंड था, तभी इतनी जल्दी इतनी कार्रवाई करने में हम आगे तक पहुंच पाए हैं। और मुझे लगता है कोई भी एजेंसी आए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो ये एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह थे जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और वन दरोगा भर्ती मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जो पहली राज्य की ऑनलाइन परीक्षा हुई वो भी लीक हो गई, यानी अब ऑनलाइन परीक्षा पर भी विश्वास सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। और शुरुआती 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ
सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश की संभावना है। देहरादून और टिहरी में रविवार रात से भारी बारिश हुई और मसूरी और देहरादून के स्कूल आज बंद हैं। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक अगले 48 घंटों के दौरान कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है। हवा के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने तेज तूफान और भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रविवार रात मौसम विभाग ने 3.5 घंटे के लिए 2 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में स्थानीय येलो अलर्ट जारी किया था। इस दौरान देहरादून और टिहरी से के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी मुकुल कुमार सती ने मसूरी क्षेत्र, देहरादून नगर क्षेत्र और कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है और कई स्कूल कॉलेज जो हैं वो इसको लेकर बंद है। और मसूरी के पास सुराखोली थियूड मोटर मार्ग जो है वहां पे भूस्खलन के बाद ये बंद हो गया है। मार्ग पे भारी मात्रा में मलबा आ गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मार्ग को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है और रास्ते के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें हैं, जिसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा कॉलोनी क्लेमेंट टाउन स्थित रघुनाथ मंदिर में आयोजित गणेश महोत्सव में हिस्सा लिया। भारी बारिश के बीच 12वें गणेश महोत्सव में सम्मिलित होकर मुख्यमंत्री ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।